नमस्कार साथियों। जब देश पर कोई संकट आता है, कोई भी आर्थिक संकट या प्राकृतिक संकट आता है, तो गाँव की प्रासंगिकता एक बड़ा प्रश्न लेकर के आती है कि व्हाट इज़ द रेलेवेंसी ऑफ विलेजेस। तो इस समय हम गाँव की प्रासंगिकता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जैसे कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो शहरों से गाँव की ओर चले आए। तो गाँव उनको अब किस प्रकार से संरक्षित करेगा, कैसे उनको रोज़गार मुहैया करा पाएगा भी नहीं करा पाएगा, ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सवाल उठ कर के आते हैं जिनका जवाब तलाशना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से यह काम कर रही है कि बहुत सारे जैसे एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से करीब 70 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मुहैया कराया जाए, इस बात पर विचार कर रही है। झारखंड सरकार जो है वो मुख्यमंत्री मज़दूर योजना करके कोई योजना लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से जो शहर से मज़दूर यहाँ पर आए हैं उनको 100 दिनों के लिए रोज़गार मिल सके। जैसे कि मनरेगा वाला कार्यक्रम चलता था, उस हिसाब से झारखंड में रोज़गार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और राजस्थान सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। लेकिन गाँव में कब तक वो लोग रहेंगे, क्या गाँव से वो लोग शहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या वो लोग गाँव में ही रह पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न उठ कर के आता है। ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो जब प्राचीन सभ्यता में अगर देखा जाए तो लोग गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे। जंगलों में जो कंद मूल फल फूल ये सब होते थे उसको खाते थे, आँखें टक करके शिकार करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका जो निवास होता गया वो गाँव की ओर होता गया, गाँव में रहने लगे, एक सिविलाइज्ड तरीके से रहने लगे। फिर गाँव ही धीरे धीरे नगर में परिवर्तित होते गए, नगरीकरण का विकास होता गया। और वर्तमान विश्व में देखा जाए तो सभी देश अपने आप को शहरीकरण करने की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में भी शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि गांव का जो क्षेत्रफल है वो कुछ न कुछ सिकुड़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गांव को छोड़ करके शहर की ओर चले जाते हैं। तो गांव से शहर की ओर जाने का खाली एक कारण आर्थिक ही नहीं होता है कि लोग पैसे कमाने के ही चक्कर में चले गए, वो तो रहता ही है। आर्थिक समस्या रहती है, इसकी वजह से भी जाते हैं। बहुत सारे होते हैं जो शिक्षा के लिए जाते हैं, बहुत सारे अपने स्वास्थ्य देखभाल के लिए जाते हैं वहाँ पर, या बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक व्यवस्थाएं जो कि गाँव में नहीं होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक रूप में यही, और रोज़गार भी एक बड़ा मुद्दा होती है, जिसकी वजह से लोग गाँव से शहर की ओर चले जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि क्या जो लोग गाँव से शहर की ओर जाते हैं उनका केवल एक कारण आर्थिक ही है। जैसे गाँव में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो अछूत जिनको कहा जाता है, तथाकथित रूप में जो निम्न जाति के होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है, ऐसा प्रायः देखा जाता है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो भारत है, भारत का असली जो भारत है वो गाँव में बसता है। महात्मा गांधी जी के लिए गांव जो था वो स्वर्ग था। गांव को वो अधिक तरजीह देते थे और वो चाहते थे कि गांव जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो, अपने स्वावलंबी हो, गांव का विकास तेज़ी से हो, वो विकास के लिए तड़पे नहीं। उनका वो एक तरीके से ऐसे स्वावलंबी हों जिससे कि लोग वहीं पर ही रह करके अपना विकास कर पाएँ, उनको शहरों की ओर ना भागना पड़े। वो तकनीकी और इन सब चीज़ से भी उनका जो नज़रिया था वो थोड़ा सा अलग ही था। जैसे रेलगाड़ी को अगर देखें तो रेलगाड़ी के बारे में उनका विचार था कि रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हैजा फैलता है। उस समय के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि यह जो गांधी जी ने कहा कि रेलगाड़ी से यात्रा ना करें क्योंकि इससे हैजा फैलता है, उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन उस मुद्दे की प्रासंगिकता धीरे धीरे समाप्त होती गई या उस समय के बाद नहीं रह गई। लेकिन वर्तमान समय में वही गांधी जी का जो नज़रिया था वो फिर से काम कर गया कि कोरोना काल में रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया। तो कोई चीज़ें होती हैं जो कभी काम करती हैं, किसी विशेष समय के लिए रेलिवेंसी रखती हैं कि उसके बाद वो समाप्त हो जाती हैं, फिर उसकी रेलिवेंसी बढ़ जाती है कभी ना कभी। तो गांधी जी के हिसाब से गाँव को अधिक वो महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नज़रिया थोड़ा सा उनसे अलग था। भीमराव अम्बेडकर चूँकि तथाकथित रूप में निम्न जाति से बिलोंग करते थे, उनका बचपना इस प्रकार से बीता कि प्रताड़ना उनके साथ हुई, जो जातिगत आधार पे भेदभाव होता है वो हुई,
उनको बहुत शिक्षा के स्तर पर देखा जाए, सामाजिक बहिष्कार के स्तर पर देखा जाए, मंदिर में प्रवेश के स्तर पर देखा जाए, तो उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। तो वो कहते थे कि जो गांव है वो किसी नरक से कम नहीं है। यानी अम्बेडकर साहब के लिए गांव नरक था। और वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए, बहुत सारे जो शिक्षा का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ गया है, लोगों में जागरूकता समझ जो है वो बढ़ गई है। लेकिन वर्तमान समय में भी अगर गाँव में जाकर के देखा जाए तो लोग किसी भी तथाकथित रूप में कहे जाने वाले निम्न जाति के लोगों के जो नाम होते हैं या जो उनकी जातियाँ होती हैं, उनको कैसे तोड़ मरोड़ करके उनको बुलाया जाता है, कैसे अपमानित करके बुलाया जाता है, उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, यह आज भी देखा जा सकता है। इसमें कोई भी शंका, कोई भी संशय, कोई भी संकोच नहीं है कि उनको उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, उनको किस प्रकार से बुलाया जाता है। तो अम्बेडकर साहब के लिए ये सब जो चीज़ था, उनके लिए तो गांव नरक था, लेकिन गांधी जी के लिए गांव स्वर्ग था। तो दोनों का जो नज़रिया गांव के लिए था वो अलग अलग था। और जो आर्थिक रूप से जो गांव से शहर की ओर जाते भी हैं, उसके पीछे मेन कारण ये भी होता है कि गांव में उनकी अहमियत जो है, उनको सम्मान उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। उनके नाम को, उनकी जाति को इस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है कि वो गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो गांव से शहर की ओर चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोगों को कहते सुना होगा संभवतः आपने कि वो कहते हैं कि हम उनके यहाँ पे काम करने नहीं जाएंगे। जो तथाकथित निम्न जाति के होते हैं वो उनका एक प्रकार से आक्रोश के रूप में वो कहते हैं, या एक दुख उनके अंदर में रहता है। वो कहते हैं कि हम फलाने के यहाँ पर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, या खेती में काम करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उस समय आत्मनिर्भर हो गए हैं। शहर में गए, शहर में कमाई किए और उनके पास पैसे आ गए, अब वो फिर से गांव में आ गए हैं। तो वो जैसे हम कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन लोगों के यहाँ पर जाकर के काम करने उनको ज़्यादा पसंद नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उनको पहले सम्मान नहीं दिया, हमने उनके साथ अपमान के साथ पेश आए। जब उनका समय आया तो वो फिर यही करेंगे कि वो हमारा बायकॉट करेंगे। हमने पहले उनको बहिष्कार किया, फिर वो बाद में मेरा बहिष्कार करेंगे। तो इससे जो सामाजिक ताना बाना है, जो एक सामंजस्य वाली स्थिति होती है, जो सामाजिक मूल्य होता है, उसका कहीं ना कहीं ह्रास होता है। और जो सहयोग वाली बातें होती हैं कि वो जाकर के उसके खेत में काम करा ले, वो उसके दुख में जाकर के उसका सहयोग कर दे, ये वाली भावना कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम पहले ही पूर्वाग्रह या दुराग्रह के चलते उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर चुके होते हैं कि उनके मन से वो सारे जो नैतिक मूल्य होने चाहिए वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से पलड़ा जो है वो झुका हुआ नहीं होता है। यानी पहले जिसको झुका होना चाहिए था वो झुका नहीं हुआ होता है। उसके बाद जब वो दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, तो वह भी झुकने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ पहले ऐसी प्रताड़ना हुई रहती है। तो अछूत की जो बातें हैं, छुआछूत वाली बातें हैं, इस प्रकार से जो सामाजिक बहिष्कार वाली बातें हैं, इसकी वजह से भी वो शहर की ओर चले जाते हैं। और शहरों में ऐसा देखा जाता है कि वो कहीं जो गंदी बस्तियां हैं वहाँ पर जाके रहते हैं, रेलवे लाइन के किनारे रहने लगते हैं। जैसे भी गाज़ियाबाद में ही देखा जाए तो एक इलाका पड़ता है वसुंधरा। वसुंधरा में सेक्टर 1 और सेक्टर 3 इसके आसपास देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जन रहते हैं जो मतलब इतनी गंदी अवस्था वहाँ पर है। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जाना नहीं हो पाएगा, आप देख नहीं सकते वहाँ पे। लेकिन वो लोग इतनी गंदगी में फिर भी रहते हैं, उनको वहाँ पर रहना सुकून है। वो इतनी गंदगी में भी रह सकते हैं, लेकिन गांव में जिस प्रकार से उनके साथ अगर व्यवहार किया जाएगा तो वो गांव में रहना नहीं पसंद करेंगे, बल्कि वो गंदी बस्ती में रहना पसंद कर लेंगे। यानी हमें सबसे पहले उनको अपने मतलब उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको महत्व देना पड़ेगा, तभी वो हमारे महत्व को समझ पाएंगे। तो पलायन का मुख्य कारण ये भी है। और गांव में जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ही कहा जा सकता है, जैसे बिजली का हो गया, पानी का हो गया, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया,
सड़कें हो गई, व्यापार करने का हो गया, रोज़गार पाने का हो गया, इन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं कमी होने के कारण भी लोग गाँव से पलायन करके शहरों की ओर चले जाते हैं। तो गाँव की प्रासंगिकता हम कैसे बनाए रखें, इसके लिए हमें इन सभी स्तरों पर काम करना पड़ेगा। हालाँकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, कुछ आवास योजना के माध्यम से बहुत सारे आवास बनाए जा रहे हैं, और जल के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी किया गया है। तो ये सारे काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसका आउटकम अभी आने में समय लगेगा। और इसी गाँव के विकास के लिए एक योजना आई थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। तो वो जब उनका इंडिपेंडेंस डे पे जब उनका पहला संबोधन था 15 अगस्त 2014 को, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नाम का एक योजना लेकर के आएंगे, और उसका लॉन्च जो है वो 11 अक्टूबर 2014 को कर भी दिया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मुख्य रूप से यही था कि संसद में जितने भी सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के किसी भी एक गांव को सेलेक्ट करेंगे और उस गांव को आदर्श ग्राम यानी कि मॉडल विलेज के रूप में उसको विकसित करेंगे। लेकिन दुख की बात ये है कि बहुत सारे, करीब देखा जाए तो 543-545 सांसद लोकसभा में होते हैं, करीब 250 सांसद राज्यसभा में होते हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 2 7.5 करीब 750-800 सांसद होते हैं कुल मिलाकर के। 750-800 सांसद मिलकर के 800 ग्राम को भी मॉडल ग्राम के रूप में नहीं विकसित कर पाए, यानी कि एक एक गांव को भी मॉडल विलेज के रूप में नहीं विकसित कर पाए। भारत में देखा जाए तो करीब करीब 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं। अब उसमें से 800 गाँव को भी मॉडल ग्राम के रूप में नहीं विकसित कर पाया गया, तो ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। और सांसदों का गांव के प्रति नज़रिया, या कहें कि गांव के प्रति संवेदनशीलता और गांव की महत्ता या गांव की प्रासंगिकता को ना समझ पाना भी यह इंगित करता है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। प्रधानमंत्री जी फिर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अधीन एक आयोग का भी गठन किए, कमेटी का गठन किए, जिसका मकसद यही था कि वो इस बात की समीक्षा करें कि जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बनाई गई थी वो सही तरीके से लागू क्यों नहीं हो पाया। तो उसमें जो बड़ा मुद्दा ये आया कि नंबर 1, जैसे उसमें यह था कि जो कोष है, जो फंडिंग है, वो ठीक प्रकार से नहीं हुई थी। इस कारण से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। और सांसदों को जो सांसद निधि है वो भी शायद 5 करोड़ के आसपास प्रतिवर्ष उनको मिलती है। अगर सांसद चाहे तो सांसद निधि के माध्यम से कुछ स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट होती है उनके माध्यम से कुछ न कुछ जनता के सहयोग से कम अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव को तो आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर ही सकते थे। इतनी क्षमता तो होती ही है। अभी किसी भी सांसद या किसी भी विधायक या किसी भी पूर्व विधायक का बंगला देख लीजिए, कम से कम उसका करोड़ों का बंगला हो सकता है, उसके पास 3-3 4-4 गाड़ियाँ हो सकती हैं, 4-4 5-5 कुत्ते हो सकते हैं मोटे मोटे, जो जर्मन अमेरिकन नस्ल के होंगे। उनके पास इतने सारे पैसे खर्च करने के लिए हैं, लेकिन एक गांव को विकसित करने के लिए भी उनके पास क्षमता नहीं है। ये एक शर्म वाली बात है। और गांव की प्रासंगिकता, ये सभी जो नेगेटिव पक्ष हैं ये तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी हैं, जिसमें से अगर आर्थिक पक्ष देखा जाए तो गांव में अभी भी इतने सब चीज़ होने के बावजूद भी गांव में करीब करीब 60-65% आबादी अभी भी रहती है, और 50 से 55% लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी पाते हैं। हमारे पूरे जीडीपी में जो कृषि है उसका योगदान करीब करीब 15-16%, 17% तक है। तो कृषि का अपना एक विशेष महत्व है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की वजह से ही देश में खाद्यान्न की कमी नहीं होती है, जो खाद्य सुरक्षा है वो बनी रहती है, लोगों की थाली तक जो खाद्यान्न है, अनाज है, वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो किसानों की मेहनत होती है, गांव की
एक अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से हम लोगों को वो चीज़ मिल पाते हैं। गाँव में एक सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो गाँव में अक्सर देखा जाता है कि संयुक्त परिवार प्रणाली है जो वो वहाँ पे रहती है। और संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है कि वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जो अधिक आयु वाले वृद्ध या वृद्धा व्यक्ति हैं, वो अपने जो नाती-पोते होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो सामाजिक मूल्य हैं, वो सिखाते रहते हैं। तो उनके अंदर जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक मूल्य हैं, वो धीरे-धीरे विकसित होते रहते हैं। शहरों में देखा जाए तो लोग जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा जाए तो हाई राइजिंग बिल्डिंग होते हैं, बड़े-बड़े अट्टालिकाएँ होती हैं। वहाँ पर लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं हो पाता है। तो उनका जो सामाजिक विकास होना चाहिए, जो सोशल स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो कहीं न कहीं शहर के बच्चों में वो विकास नहीं हो पाता है। और गाँव के लोग जो होते हैं वो पहले से इतनी कर्मठी होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि वो कहीं पर भी जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो भी वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने में एक सहज रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर भी पाते हैं कुछ समय के बाद। क्योंकि वो पहले से ही उतनी कठिनाइयों से जूझ कर आए हुए होते हैं। तो गाँव की प्रासंगिकता आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, व्यापारिक रूप से बहुत ही ज़्यादा है, पर्यावरणीय रूप से भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी महत्व को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ जो मॉडल विलेज वाला कंसेप्ट है, जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लेकर के आए थे। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, उस प्रकार से हम स्मार्ट विलेज मिशन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम तेज़ी से काम करना प्रारंभ करेंगे तो गाँव का विकास तेज़ी से होगा और गाँव की प्रासंगिकता जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो मुख्य रूप से आज के वीडियो में यही बातें करनी थी कि गाँव की प्रासंगिकता क्या है, उसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष क्या हैं। गाँव से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं। उसको समय समय पर लेकर के आएँगे, उसके विषय में बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपके सुझाव हो सकते हैं उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा मार्गदर्शन हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।